हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एमजे टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमपी बोर्ड बीएड जनरल अवेयरनेस से संबंधित है। जिन साथी लोगों ने बीएड का फॉर्म अप्लाई कर दिया है और जो तैयारी कर रहे हैं बीएड की, उनके लिए ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। तो ये हमारा जीएस का टॉपिक रहेगा, जनरल अवेयरनेस का जिएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप चैनल पर पहली बार आए तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया है 2013 में आम आदमी पार्टी यानी कि आप की सरकार कितने दिन चली। आम आदमी पार्टी की सरकार कितने दिन चली? 1 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने या 1.5 महीने से अधिक। जो आम आदमी की जो पार्टी थी 2013 में, वो 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं चली, यानी कि 49 डेज चली थी ये। इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत का अति दक्षिणी भाग, जिसे कन्याकुमारी भी कहा जाता है, कहाँ पर है? यानी कि जो दक्षिणी भारत का अंतिमतम बिंदु कन्याकुमारी है और ये किस रेखा पर स्थित है, तो वो बताना है। कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो जो अति दक्षिणतम भाग है जिसे कन्याकुमारी कहते हैं, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पेंसिलों में क्या प्रयोग किया जाता है? यानी कि पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन, ग्रेफाइट, चारकोल या फास्फोरस। पेंसिलों में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? वह है ग्रेफाइट। इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, विश्व में महात्मा गांधी जी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? मुंबई, रांची, पटना या लखनऊ। जो विश्व की में सब महात्मा गांधी जी की सबसे जो बड़ी प्रतिमा है वो पटना में स्थित है, पटना बिहार के अंदर। इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है कि ड्रिप सिंचाई किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है? जो ड्रिप प्रणाली है सिंचाई की, वह किन क्षेत्र के लिए सबसे उपयोगी है? शुष्क, आई यानी कि आर्द्र, यहाँ पे आर्द्र है, उच्च वर्षा वाले या कम वर्षा वाले क्षेत्र के लिए। जो ड्रिप सिंचाई है ये शुष्क प्रदेशों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अगला, भूकंप का विस्तार नापने वाले स्केल के अन्वेषणकर्ता कौन है? यानी कि खोजकर्ता कौन है भूकंप विस्तार नापने वाले स्केल के खोजकर्ता? हॉरम बाकर, चार्ल्स रिएक्टर, गियोस्पी मार्केली, जोशुआ रंबल। तो जो बुश तो इसके भूकंप विस्तारक नापने वाले स्केल के अन्वेषणकर्ता थे चार्ल्स रिएक्टर, यानी कि बी ऑप्शन है हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह हमारी बहुत ही शानदार क्लास रहेगी। यदि आपने इसके पूर्व की क्लासें नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके बीएड एमपी बीएड जो प्लेलिस्ट है क्लास की उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, पूरी क्लासें आपको उसमें मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मानव स्वतंत्रता के लिए सबसे अधिक भरोसेमंद रीट पिटीशन का प्रकार है? यानी कि वो कौन से भरोसेमंद रीट पिटीशन है जो मानव स्वतंत्रता के लिए सबसे भरोसेमंद है? मेंडामस, क्यो वारंटो, सर्टियोरीरी, हेबियस कार्पस। तो जो भरोसेमंद रीट पिटीशन है वह है मानव स्वतंत्रता के लिए हेबियस कार्पस, यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा, हेबियस कार्पस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रुपये के प्रतीक का विचार किसने दिया था? जो रुपये का प्रतीक है इस प्रकार का, इसका जो विचार किसने दिया था?
राम कुमार ने, किरण कुमार ने, उदय कुमार ने या विजय कुमार ने? तो इसका जो विचार दिया था डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा दिया गया था और इसका प्रतीक इस प्रकार का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? जो रबी की जो फसलें होती हैं जैसे कि सरसों, गेहूँ, चना, इनको कौन सी ऋतु में उगाया जाता है? मानसून में, बसंत ऋतु में, सर्दियों में या गर्मियों में? तो जो इन फसलों को उगाया जाता है वो सर्दियों में बोया जाता है, यानी कि इनका जो समय होता है वह अक्टूबर के लमसम होता है और अक्टूबर से लेकर मार्च तक का इनका समय रहता है रबी की फसल का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अब अगला, आधुनिक नॉन स्टिक कुकवेयर तथा इलेक्ट्रिक आयरन पर किसकी परत चढ़ी होती है? आधुनिक नॉन स्टिक कुकवेयर तथा इलेक्ट्रिक आयरन पर, जो आयरन होती है इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस वगैरह और नॉन स्टिक कुकवेयर होता है, इन पर किसकी परत चढ़ी होती है? टेरिकोट की, रेयॉन की, पॉलिस्टर की या टेफलॉन की? तो जो ये बनाने के जो सामग्री होते हैं इलेक्ट्रिक आयरन और कुकवेयर, इन पे टेफलॉन की परत चढ़ी होती है, टेफलॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है हमें, गलत वाला कथन कौन सा है, ध्यान से समझना है। वातावरण के ऊपरी भाग में ओजोन की परत जानवरों के लिए नुकसानदायक होती है, यानी कि जो वातावरण के जो ऊपरी भाग में जो ओजोन की परत होती है वो जानवरों के लिए नुकसानदायक होती है। अधिकांश वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विलीन हो चुके हैं। सुपोषण एक प्राकृतिक घटना है, बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कथन कौन सा है? देखिए कि वातावरण के जो ऊपरी भाग में ओजोन की परत जानवरों के लिए नुकसानदायक होती है, ये पॉइंट इसमें गलत है, यानी कि ये वाला ऑप्शन ही हमारा इसमें सही माना जाएगा, ए वाला। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़े को पहचानिए, यानी कि इनमें से सही जोड़ा कौन सा है? बेसल कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन, यानी कि जैव विविधता। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है या मोस्टल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। रे रेमसन कन्वेंशन भूमिगत जल प्रदूषण से संबंधित है। तो इसमें जो रेमसन कन्वेंशन है भूमिजन से संबंधित नहीं है, मोस्टल प्रोटोकॉल भी इससे नहीं है। जो कोटा प्रोटोकॉल है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही माना जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एडप्पन कला कहाँ की कला है? या एडप्पन बोल दीजिए, एप्पन कला बोल दीजिए, कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उत्तराखंड, असम, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? इन राज्यों में से कौन सा राज्य जहाँ पर ये कला प्रसिद्ध है या फलीभूति है? तो वह राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में इस कला का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सक्रियतावादी पीटी श्री रामुलू ने राज्य पुनर्संगठन आयोग के प्रारंभिक गठन के लिए किस राज्य की मांग की? सक्रियतावादी पीटू श्री रामुलू ने राज्य पुनर्संगठन आयोग के प्रारंभिक गठन के लिए किस राज्य की मांग की? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल राज्य? इन राज्यों में से कौन सा राज्य थी जिसकी मांग इनके द्वारा पीटी श्री रामुलू के द्वारा की गई? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम इसी राज्य की मांग की गई थी राज्य पुनर्संगठन आयोग के प्रारंभिक गठन के समय। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कानून आयोग का सर्वोपरि प्रधान कौन है? यानी कि किसके समय भारतीय कानून बनाया गया और उसका प्रधान कौन था? थॉमस मुनरो, जोनाथन डंकन, रॉबर्ट पाल या लॉर्ड मेकाले? तो लॉर्ड मेकाले के समय ही भारतीय कानून आयोग की स्थापना की गई, लॉर्ड मेकाले के समय। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला,
पूरे देश में राष्ट्रीयता की भावना को सर्वप्रथम लोगों के मन में किसने बिठाया? यानी कि भारत के लोगों के मन में, पूरे देश में राष्ट्रीयता की भावना का जो विकास है वो किसने किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा, या सैनिक विद्रोह के द्वारा? जो पूरे देश में राष्ट्रीयता की भावना का सर्वप्रथम लोगों के मन में विकास किसने किया था? वह थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और इसके जो प्रवर्तक थे महात्मा गांधी माने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा आंदोलन चलाया गया था, गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इनके द्वारा चलाए गए थे। इनकी बदौलत लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में संवैधानिक अधिकार के विकास को प्रेरणा नहीं दी? यानी कि वो कौन सा देश था जिसने संवैधानिक अधिकार के विकास की प्रेरणा नहीं दी थी? यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो भारत कौन सा देश था वो जिसे भारत में संवैधानिक अधिकार के विकास की प्रेरणा नहीं दी? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। इनके द्वारा ये प्रेरणा नहीं दी गई। ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, शैक्षिक संस्थानों में समानता का अधिकार निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? यानी कि वो कौन सा अधिकार है समानता का जिसके अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म, जाति आदि में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और वो कोई भी खोल सकता है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 45? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत ये समानता का अधिकार है शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने का या प्रारंभ करने का? तो ये इसमें अनुच्छेद नंबर 29 आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अपने दोस्तों तक, तो वो ज़रूर कर दीजिए। और एक बार आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजारोपण तकनीक किस फसल के लिए अनुकूल होती है? जो बीजारोपण तकनीक है वो कौन सी फसल के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है? धान, गेहूँ, बाजरा या आलू? तो जो बीजारोपण तकनीक है वह धान की फसल के लिए अनुकूल मानी जाती है। इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, सामान्य रूप से संसद का कौन सा कार्य नहीं है? इनमें से संसद के द्वारा वो काम नहीं किया जाता है। निरूपण, विधि निर्माण, संसदीय नियंत्रण या प्रशासन? तो जो संसद है ये विधि निर्माण का कार्य भी करता है, संसदीय नियंत्रण का कार्य भी करता है और प्रशासन भी चलाता है, लेकिन निरूपण का कार्य इसका नहीं है। यानी कि विचार विमर्श करने का ये कार्य होता है न्यायपालिका का, न्यायपालिका से संबंधित होता है निरूपण का। इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में। और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।